हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल आप लोग के? आप जितने भी दोस्त साथी मित्र समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित क्लास है और एक इंपॉर्टेंट क्लास भी है। आप सभी साथियों को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सभी नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्लीज कंफर्म करिए प्रॉपर्ली ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन। जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, आप प्रॉपर्ली ऑडिबल? अच्छा, श्रुति बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। शालिनी, सुष्मिता, नितिन, अभिषेक, नेहा, शगुन, एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? प्रॉपर्ली ऑडिबल? चलो यार, श्रुति बेटा डरा देते हो यार, आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे लगा मैं म्यूट तो नहीं हो गया कहीं, एकदम ऐसे ही उसी अंदाज में। ठीक है, तो भी क्लास 4 है आज आपकी और इस क्लास 4 की बात करें तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कुछ काम दिया था पढ़ने के लिए। पिछली क्लास में आरबीआई पार्ट सेकंड पढ़ा था आप लोगों ने, आज की क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट फर्स्ट पढ़ना है। तो पिछली क्लास के कुछ सवालों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आखिर में मैंने सबसे आपको ये सवाल दिया था और आपसे पूछा था कि भाई बैंक नोट व्हिच हैज बिकम डर्टी ड्यू टू यूजेस, इट इंक्लूड्स टू पीस नोट पेस्टेड टुगेदर बट बोथ द पीसेस बिलोंग टू द सेम नोट, इट रिफर टू व्हिच टाइप ऑफ बैंक? सही जवाब क्या है, आंसर करिए, फटाफट जवाब दीजिए। और यहाँ पर आंसर आ रहे बच्चों के सॉइल्ड नोट, बिल्कुल सही बात है। ये सॉइल्ड बैंक नोट या करेंसी नोट की कैटेगरी में आती है। सॉइल्ड नोट का मतलब एक तरह से होता है कि एक ऐसी नोट जो बहुत ही पुरानी होगी। कई ऐसी करेंसी नोट होती हैं आप अपने जेब में रख के भूल जाते हो, मम्मी जाके वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं, उसकी धुलाई होती है बहुत अच्छी तरीके से, है ना, उसकी हालत खराब हो जाती है, गीली हो चुकी होती है, फिर आप उसे सुखाते हो, फिर आयरन करते हो, एकदम मटमैली सी हो जाती है, कई बार दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, उन टुकड़ों को आप जोड़ देते हो आपस में और चलाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ऐसी नोट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉइल्ड करेंसी नोट बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी करेंसी नोट जिसका एक हिस्सा कटा हुआ है, एक साइड कटा हुआ है और वो साइड है भी नहीं, वो मिसिंग है, ऐसी करेंसी नोट को हम बोलते हैं म्यूटिलेटेड। क्या बोलते हैं? म्यूटिलेटेड नोट। क्या बोलते हैं? म्यूटिलेटेड नोट बोलते हैं। समझिएगा चीजों को, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। दो टुकड़े बटे हुए थे, दोनों टुकड़े जोड़ दिए आपने, एक ही बैंक नोट के दोनों टुकड़े थे, दोनों हिस्से थे, तो सॉइल्ड नोट है, पुरानी नोट है, सॉइल्ड नोट है। अगर कोई कॉर्नर कटा है या हिस्सा कटा हुआ है उसका, तो उसे म्यूटिलेटेड नोट बोलेंगे आप। अगर दो अलग अलग नोटों को जोड़ दिया गया है ना, दो अलग अलग नोटों को जोड़ दिया गया है, मतलब एक 10 का है और एक 20 का है, मिलाकर ये 30 का हो जाता है। तो इस प्रकार के जो नोट है, ऐसे नोट्स को इम्परफेक्ट नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इम्परफेक्ट नोट बोलते हैं। काउंटरफीट बैंक नोट का मतलब होता है जो जाली करेंसी होती है, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं की गई है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को वीक करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा, खासकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ऐसी करेंसियां प्रिंट होती हैं और भारत में इन्हें सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, इसकी मदद से वो लोग अपनी कमाई तो करते हैं, साथ साथ में हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। ओके, बढ़िया, आगे चलो, तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ये जो बैंक नोट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है सॉइल्ड नोट के बारे में। अ बैंक नोट दैट इज डर्टी और हैज टू पीसेस पेस्टेड टुगेदर इज कॉल्ड एज सॉइल्ड नोट। समझ चुके हैं? सॉइल्ड नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड एट बैंक्स फॉर फ्रेश करेंसी नोट्स। आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, सॉइल्ड नोट इज अ बैंक नोट दैट हैज बिकम डर्टी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। आम तौर पर किसी भी करेंसी बैंक नोट की बात करें तो उसकी लाइफ बड़ी कम होती है और इस्तेमाल जितना ज्यादा यूज में आएगा, ऑब्वियसली बात है वो ड्यू टू वियर एंड टियर बेकार हो जाएगा। A two-piece note is a soiled note that has two pieces of the same note pasted together. आप पढ़ चुके हैं। Cut in a two pieces note should not have passed through the number panels. कहने का मतलब है जो भी नोट फटी है आपकी, वो नंबर पैनल, जो नंबर पैनल है वो सेफ होना जरूरी होता है। ये कभी भी किसी भी बैंक नोट में अंदर इस प्रकार की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ना, तो बैंक जो है ये बात का ध्यान रखता है कि ऐसा तो नहीं कि जो नंबर है वो कटा हुआ है, नंबर कटा नहीं होना चाहिए। Soiled notes can be used to pay government dues and credit bank accounts. ठीक है, बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी, आपने एकदम सही बताया। देखिए, कोई भी संस्था होती है उसके पास अपने असेट्स होते हैं और जब वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी होती है, बैंकरप्ट हो चुकी होती है, तो जो भी उसके असेट्स होते हैं वो असेट्स बेचे जाते हैं। असेट्स को बेचने के बाद सबसे पहले राइट जो आता है वो आता है जो डेट्स हैं, यानी कि बैंक के ऊपर जिनके डेट थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी। फिर उसके बाद जो शेयर होल्डर सबसे आखिरी में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात है, आपने एकदम सही जवाब दिया यहाँ पर। हाँ, गारंटीड नहीं है, लेकिन जब कोई संस्था लिक्विडेट होती है, कोई संस्था जब लिक्विडेट होती है तो उसके असेट्स होते हैं उनको बेचने के बाद कोशिश की जाती है कि भाई बकायेदारों के पैसे लौटाए जा सके। एक और बात, आईडीआरबीटी से संबंधित मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। IDRBT, Institute for Development and Research in Banking Technology, IDRBT is an engineering training institution exclusively focused on banking technology, established by the Reserve Bank of India in 1996. ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। The institution work at the intersection of banking and technology. It is located in Hyderabad. IDRBT का मुख्यालय हैदराबाद में, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप की किसने? IDRBT ने, उनके नाम दिए गए हैं, इवन आरटीजीएस, नेफ्ट जैसी जो बातें हैं, ये जो पेमेंट सिस्टम्स हैं इनको भी IDRBT के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि बेस्ड है एसएफएमएस और इनफाइनेट पर। ठीक है, आरटीजीएस 24/7 हो चुका कब से? 2020 दिसंबर, और नेफ्ट 2019 दिसंबर से 24/7 सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो होप तो ये सारी बात आपको क्लियर है। ठीक है सर, आरबी, हाँ हाँ बिल्कुल, आरबीआई डिस्क्रिप्टिव नोट्स, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साथियों ने हमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के कुछ डिस्क्रिप्टिव मैंने क्वेश्चन दिए थे, उन्होंने मुझे भेजे हैं, मैं उनको पढ़ नहीं पाया हूं, इसी कारण से मैं उनको आज रात तक रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके चलिए, अब ये हम बात करते हैं आईडीआरबीटी। देखिए, कुछ आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये सवाल आ जाएगा। आमतौर पर आधी आधी नहीं, 99% बच्चे वही पढ़ रहे हो जो हर कोई पढ़ रहा होता है। बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए आपका। कोशिश ये भी होनी चाहिए, कुछ रिजर्व बैंक, हर एग्जाम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन है उनसे संबंधित एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है जो आमतौर पर उनसे जवाब नहीं दे पाते, जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है। तो हमारी कोशिश है कि ऐसी संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि आप जब बैंकर बनेंगे तो इनके बारे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये कुछ डेवलपमेंट है एसएफएमएस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इनफाइनाइट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क जिसे बोलते हैं, एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, तो आईबीसीसी इंडियन बैंकिंग
कम्युनिकेशन क्लाउड करके आईबीसी करके, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजीज थी, इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप इसने किया आईडीआईबीटी ने। और इसी नजरिए से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1996 में से डेवलप किया गया था, हेडक्वार्टर कहां पर था? हैदराबाद। आप सबसे बेसिक पेमेंट सिस्टम जिसे समझते हैं वो है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट और आरटीजीएस। ये सिस्टम भी आईडीआईबीटी के द्वारा डेवलप किए गए हैं और ये बेस किस पर होते हैं? ये इनफाइनाइट पर आधारित होते हैं और एसएफएमएस पर। एसएफएमएस क्या है? एकदम वैसी सर्विस जैसे कि आपने स्विफ्ट के बारे में सुना होगा। स्विफ्ट तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल में आता है। एसएफएमएस नेशनल लेवल पे काम करता है, इंटर और इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन में। मैसेजिंग सिस्टम का काम है, जो भी मैसेज इंटरचेंज होते हैं एक बैंक और दूसरे बैंक या फिर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के बीच में, वो एसएफएमएस पर ही आधारित होते हैं। और जो भी लेन-देन होता है नेफ्ट और आरटीजीएस के अंतर्गत, वो इनफाइनाइट के तहत होता है, ठीक है? ओके। श्रुति जी बोल रहे हैं कि देखिए बेटा, श्रुति बेटा, जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस, अगर आपका 5 लाख तक का बैंक में डिपॉजिट जमा है और बैंक डूब जा रहा है, तो वो तो जिम्मेदारी डीआईसीजीसी की, वो 5 लाख आपको डीआईसीजीसी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद की कहानी क्या है, ठीक है? उसके बाद की कहानी डिपेंड करती है बैंक के पास क्या एसेट्स बचे हुए हैं, उन एसेट्स को कैसे बेचा जाएगा और वहां से कैसे रिकवरी हो रही है। रिकवरी हो रही है तो उस रिकवरी से सबसे पहले जो बैंक के डेट होल्डर्स हैं, यानी बैंक को जिन्होंने उधार दे रखा था, अगर वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं तो सबसे पहले अधिकार उनके आते हैं। डेट जिन्होंने दिया हुआ है, यानी कि बैंक ने अगर बॉन्ड इश्यू किया था, उस बॉन्ड के जरिए बैंक ने फंड रेज किए थे, तो जिन्होंने बॉन्ड परचेज किया और पैसे दिए बैंक को, उनका राइट सबसे पहले आता है ना? तो पहले उनको वापस दिया जाएगा पैसा, फिर आप लोग का नंबर आएगा। आप लोग के बहुत से सवाल हैं, मैं सबके सवाल में सुन लेता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट आर वी सपोज्ड टू रिमेंबर ऑल दोस इन्फॉर्मेशन और देयर इज समथिंग? अब ऐसे नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस से ही संबंधित है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश मत करिए, जो भी बातें पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इंपॉर्टेंट वाला जो चक्कर है वो तो खत्म करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अब एग्जाम में आप इंपॉर्टेंट क्या है इस नजरिए से पढ़ के जाएंगे तो कई बार जो बच्चे सब पढ़ रहे होते हैं सबको लगा होता है इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं और फिर आप बच्चा खा जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है आप सभी को बताने की कि इंपॉर्टेंट वाला चक्कर छोड़ना पड़ेगा, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्टिव नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्टिव नोट्स कहाँ मिलेंगे? इतना कुछ हमने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा है, आप डायरेक्टली बुक से सर्च, सॉरी नेट से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? गूगल से सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना है तो सारी बातें समझा दी गई हैं आपको, ठीक है? कोई डाउट है किसी टॉपिक से संबंधित, वो अपना जो डाउट है वो मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे बताइए, मैं आपको विस्तारपूर्वक फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्क्रिप्टिव नोट देखिए ऐसा है, डिस्क्रिप्टिव जब भी आप लिखते हैं ना किसी टॉपिक के बारे में, तो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आप, जो डेफिनेशन होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी गई है, किसी एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है, वो तो वो लिखेंगे आप। उसके बाद जो आपकी अपनी नॉलेज है किसी फील्ड के बारे में, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है? वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप, ठीक है? अब ये सभी को क्लियर है यहाँ पर? ये जो बातें यहाँ लिखी हैं वो सारी बातें क्लियर है सभी को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। शगुन देखिए, फैक्ट बेस्ड जो भी होगा, जो फैक्ट बेस्ड होती है ना, आमतौर पर कुछ ऑफिशियल साइट्स बता दूं मैं आपको। अगर हमारे बैंकिंग से संबंधित है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से आपको जानकारी मिल जाएगी। पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से साइट आपको मिल जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट है, अभी बजट पेश हुआ है, बजट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी आपको पीआईबी पे मिलेगी और साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पे मिलेगी। तो आप वहां से अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी ऑफिशियल, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉपिक कुछ लिंक्स आ जाते हैं, हिंदू का लिंक आपको मिल जाएगा, इसके अलावा मिनट का, लाइव मिनट का मिल जाएगा आपको। तो ये सभी अच्छी लैंग्वेज में और आसान भाषा में लिखते हैं, लाइव मिनट जो है अच्छी भाषा में लिखता है, तो आप वहां से भी कंटेंट उठा सकते हैं। कुणाल जी देखिए, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी किसी बुक के बारे में नहीं बताऊंगा। बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेज 2 से संबंधित फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से जुड़ी बुक के बारे में आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं, मैं बता चुका हूं एक बार, ठीक है? अगर आपको सोच रहे हैं कि भाई ये सब टॉपिक आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं वो किसी एक बुक में मिल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर रहे हैं। आपने पहले मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट के बाद आपने एथिक्स पढ़ा जो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इन सब की आपको अलग बुक खरीदनी पड़ेगी अगर विस्तारपूर्वक पढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरा आप लोग से कहना है कि पहले आप बेसिक चीजें कवर करिए, बेसिक से ऊपर ही बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है? बेसिक से ऊपर लेवल की बातें बताई जा रही है आपको, एकदम बेस नहीं क्लियर किया जा रहा। बेस तो आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा जो बातें बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल ऊपर आपके बढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको एनालाइज करना होता है, पीवाईक्यू पढ़ना है, तो धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ठीक है? सर मैंने बीकॉम में भी मैनेजमेंट पढ़ा है, जो जो तो टिक्स मुझे आते हैं, बट थोड़े बहुत गलत हो रहे हैं क्या? बोलिए बच्चे, देखिए सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आज तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग के पर्सनल सवालों का जवाब दे रहा हूँ मैं, और इससे संबंधित मुझे लगता है कि क्लास मुझे रखनी पड़ेगी, जहाँ पे आप सभी के सर दर्द जो भी हैं या फिर दुख दर्द है उनको सुना जाए। तो कोशिश ये करनी है सबसे पहले जो आपने अपने बीकॉम में मैनेजमेंट पढ़ा था, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और फिर अगर वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ जो क्लास हमने पढ़ी उसको स्विच कर लीजिए, उसको स्विच कर लीजिए, उन चीजों को पढ़िए, ठीक है? फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो है उनको एनालाइज करिए, उस पर अपने राइटिंग को लिखना शुरू करिए। अगर वहाँ डाउट आ रहा है तो फिर मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, ठीक है? इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अजय बोल रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन पीडब्ल्यू। चलो ठीक है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में नहीं अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर बात को मैं शेयर कर दूंगा, जैसे आपको आपके एप्लीकेशन में ये अपडेट करा दिया। अब ठीक है, सभी के सवालों के जवाब हो गए क्लियर? ये आपके क्वेश्चन आंसर वाला सेशन नहीं है, मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा आगे, एट द एंड बात कर लेंगे सब। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इस शब्द को जब पढ़ेंगे ना तो शुरू के 4 अल्फाबेट और आखिरी का 5, ये आखिरी का वाई, इसके अंदर छुपा हुआ है मनी। क्या छुपा हुआ है? मनी छुपा हुआ है। मतलब एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जो किससे संबंधित है? मुद्रा से। इसे इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जितने भी दोस्त साथी मित्र यहाँ सेशन में जुड़े हुए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पिछला है वो दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक है? ये फाइनेंशियल सिस्टम जब भी आपने पढ़ना शुरू किया तब से हमारे साथ पढ़ते रहिए। ये जब खत्म होगा तो मैनेजमेंट की जो बातें मैं कर रहा हूँ वो हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? आप उसके लिए निश्चित रहिए, कोई चीज छूटेगी नहीं आपकी, आपको रिकॉर्डेड ऐसे क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, वहां से भी आपको मिल जाएंगी चीजें, ठीक है बच्चा? मैं रुक गया हूँ क्या लग रहा है? तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, कंटिन्यू करते हैं। हम एक ऐसी पॉलिसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पॉलिसी को आप मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, जब इस शब्द को, दो शब्दों को पढ़ते हैं तो जो पहला शब्द है मॉनेटरी, उसके अंदर मनी छुपा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिखा होगा तो मैंने बता दिया,
ठीक है। तो एक ऐसी पॉलिसी जो कि मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, एक ऐसी पॉलिसी जो कि मनी से संबंधित है, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जो कि मुद्रा के प्रवाह को काबू में करती है, ऐसी पॉलिसी को हम मौद्रिक नीति का नाम देते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति का नाम देते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो एक पॉलिसी ऐसी जो कि मनी के फ्लो को कंट्रोल करके इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करती है, देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस प्रकार के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। इससे जब भी मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आता है तो थोड़ी सी हलचल मच जाती है, सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जानकारी होती है और इसका असर मार्केट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिक बात होगी। दूसरे शब्दों में देखा जाए, पॉलिसी विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता है इस पॉलिसी की मदद से, मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इकोनॉमी में, और इन सब की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज पहले आरबीआई करता था, अब इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिलीज करती है, एमपीसी, जिसमें आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं और सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स होते हैं। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित सही नहीं है? जवाब दीजिए। तो आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? और आंसर आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। देखिए वैसे तो देखा जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पॉलिसी को तैयार करती है, रिलीज इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ही करते हैं, आरबीआई गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, जो नेचर है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्वार्टरली नहीं है, वो बाई मंथली है। क्या है दोस्तों? वो बाई मंथली। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं आज की क्लास में, वो बाई मंथली है। कैसी है? बाई मंथली। यहां पर लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसे प्रिपेयर कौन करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एमपीसी। से एमपीसी तैयार करती है, और एमपीसी क्या है? एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अब दो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन प्रिपेयर करता है? इट इज प्रिपेयर बाय एमपीसी, रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। इसमें गवर्नर कौन है? मल्होत्रा साहब। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? इसे आप बोलते हैं राजकोषीय नीति। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? राजकोषीय, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति का नाम दिया जाता है। गवर्नमेंट इसे प्रिपेयर करती है। इसका एक तरह से कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, लेकिन इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बातें कही जाती है कि हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी की मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और साथ साथ में इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसका मेन टारगेट होता है इंटरेस्ट रेट्स को बैलेंस करना, एक तरह से मनी सप्लाई को काबू में रखने के लिए इसे सेंट्रल बैंक सेट करता था और एमपीसी तैयार करता है। टारगेट क्या है इसका? इन्फ्लेशन। इसका टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आगे, अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स तय कौन करता है? हु डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी इसको तय करती है। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूटेड, इस कमेटी को बनाया गया 2016 में गठित किया गया। उस समय रघुराम गोविंद राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे, और जिस एक्ट में संशोधन के जरिए से लाया गया वो है आरबीआई 1934 सेक्शन 45 जेड बी। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है, सेक्शन 45 जेड बी। सेक्शन 45 जेड बी ये वो सेक्शन है जिसके अंदर, जिसमें संशोधन करके इस एमपीसी कमेटी को तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के कौन से सेक्शन में संशोधन करके लाया गया? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 जेड बी। अच्छा, इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आखिर एमपीसी को क्यों लाया गया? आप जरा कारण बताइए मुझे। आप जितने भी दोस्त साथी मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप एक रीजन बता दीजिए, एमपीसी को लाने के पीछे क्या क्या कारण है? मुख्य रीजन क्या है? मुख्य कारण क्या है इसके पीछे? जवाब दीजिए, फटाफट बता दीजिए। ये तो आप बता रहे हैं कि सर मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लोग जो बता रहे हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है ना? अब देखिए, समझिए यहाँ पर खेल क्या है। कहने के लिए तो भाई देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसी के दायरे में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना? पहले मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन तय करता था? सारी जिम्मेदारियां मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती थी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे रघुराम गोविंद राजन, रघुराम गोविंद राजन। ठीक है, कब की बात है? ये बात है 2013 से 2016 तक की, नोटबंदी से पहले। इतना बोझ नहीं था आरबीआई के ऊपर की बात नोट करने के लिए। खेले को समझे, खेले को। देखिए, किसी संस्था की जिम्मेदारी किसी एक बंदे के ऊपर है, यानी कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। रघुराम गोविंद राजन की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट बोल सकते हैं इनको आप, और बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र से संबंधित इनके पास अच्छी खासी नॉलेज, ये आईएमएफ में भी काम कर चुके हैं। और इसके अलावा कई, आपने आपको 2008 का रिसेशन सुना हुआ आप लोगों ने, तो 2008 के रिसेशन की जब बात करते हैं तो उसका सबसे पहले जिसने प्रेडिक्शन किया था वो रघुराम गोविंद राजन ही थे। हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित कमिटीज को भी लीड कर चुके हैं। ठीक है, अब एक बंदा जिसको जिम्मेदारी दी गई आरबीआई की, तो आरबीआई की जिम्मेदारी जब मिली है तो इनकी जिम्मेदारी क्या होगी? मैं जो भी काम करूं देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए करूं। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए करूं, और साथ साथ में मेरा टारगेट क्या? आरबीआई का मेन टारगेट क्या? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है,
तो जब ये अपनी नीतियां तैयार करेंगे, जो भी अपनी पॉलिसी तैयार करेंगे, तो पॉलिसी इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लेकिन जब भी आप डायरेक्टली केवल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ जैसे मुद्दे थोड़ा सा साइड लाइन हो जाते हैं। और सरकार जब बड़े लंबे समय के बाद एक सरकार आती है ना, 2014 के बाद एक सरकार आती है जो कि बड़े लंबे समय बाद आई, मोदी गवर्नमेंट आती है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आती है। अब सरकार जब एक लंबे समय बाद आती है और उसको 5 साल की जिम्मेदारी होती है, तो वो अपनी पॉलिसी तैयार करती है, अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, किस तरह से उसे 5 सालों तक काम करना है। जैसे कि 5 साल बाद दोबारा जब चुनाव हो तो जनता को दिखे कि हमने कुछ काम किया। अब वित्त मंत्रालय की अपनी पॉलिसी अपनी अलग है, वित्त मंत्री कुछ और सोच रहे हैं। उनका कहना है कि भाई इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब आए तो आपको इस रेट में इतना चेंज कर दीजिए आप। अब रघुराम गोविंद क्या बोल रहे हैं कि सर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी मेरे पास है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे तैयार करनी है जिम्मेदारी मेरे पास है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। ठीक है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। अब ये दो दिमाग जो है आपस में क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे, लड़ेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि मॉनेटरी पॉलिसी वो खुद तैयार करेगा। तो सरकार को ये दिक्कत इतनी फेस करनी पड़ी। अब सरकार ने देखा कि ऐसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहने के लिए तो सरकारी संस्था है, लेकिन कर रही है अपनी मनमानी। ये बात अलग है कि वो सही कर रही है जो भी कर रही है, वो देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए काम कर रही है। लेकिन इससे चक्कर में कई बार क्या हुआ है कि मार्केट में जो इनकी सोच थी, सरकार की जो सोच है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब इस दिक्कत को इन्होंने भाप लिया, इस दिक्कत को भाप लिया तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ नया करना चाहिए। हम एक काम करते हैं कि हम एक कमेटी को गठित करते हैं और उस कमेटी में 3 मेंबर जो होंगे वो आरबीआई के होंगे और 3 मेंबर होंगे ये सरकार के द्वारा चुने गए होंगे। ठीक है, इसका चेयरपर्सन जो होगा वो आरबीआई गवर्नर होगा और गवर्नर को भी कौन चुनेगा, सरकार चुनेगी। ये सबको बताइए। तो जब एमपीसी का गठन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हो गया, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो गया, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है, जब स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो गया तो सब कुछ वोटिंग के आधार पर होने लगा। अब वोट किया जाता है, वोट किया जाता है और उस वोटिंग के आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि भाई किसके फैसले सुने जाए। सरकार की कुछ बातें होती हैं, सरकार के लोग होते हैं, सत्यकांत दास साहब एक तरह से बोल सकते हैं सरकार के ही आदमी थे, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति जब हुई तो बहुत सारे इफेक्ट बट हुए। रघुराम गोविंद राजन 3 वर्षों के लिए कार्यरत थे, कार्यकाल पूरा होने से पहले इन्होंने एक बार ये बोला था कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का कार्यकाल दोबारा निभाऊं, जिम्मेदारी निभाऊं। लेकिन फिर अचानक अपने कार्यकाल से पहले उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना काम खुद करूं, अपने घर जाऊं, बाल बच्चों के साथ रहूं, अपनी किताबें लिखूं और बाकी बातें करूं। ठीक है, तो उन्होंने पद छोड़ दिया। उसके बाद उर्जित पटेल जी का नंबर आया, उर्जित पटेल जी ने भी कई कथनों में बोला, कई जगह पर बोला कि भाई डिमोनेटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से सरकार के द्वारा दबाव डाला गया था कि हमें डिमोनेटाइजेशन करना है। बहुत सारे अर्थशास्त्री इसके पक्ष में नहीं थे, इवन उर्जित पटेल की बात करें तो वो भी इसके पक्ष में ज्यादा नहीं थे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि बड़े लंबे समय बाद किसी गवर्नर के द्वारा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया। उर्जित पटेल उन गवर्नर में से एक हैं जिन्होंने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया और उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके रिजाइन देने के बाद सत्यकांत दास जी का नंबर आया, सत्यकांत दास साहब ने अपने पूरे कार्यकाल को निभाया, निपटाया और अब जाकर नए गवर्नर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। यहां पर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 7। क्या सेक्शन 7? इस सेक्शन 7 में सरकार के पास ये पावर है कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन इशू कर सकता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकार है उसमें बदलाव कर सकता है। तो सरकार को जब मन करता है तो सेक्शन 7 का सरकार इस्तेमाल कर लेती है। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो बदलाव देखने को मिले उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर ठीक है, तो भाई कंपोजिशन ऑफ द करंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज एज फॉलोज। यहाँ पर कंपोजिशन दिया गया है और 3 मेंबर होते हैं, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा। तो अगर बात करें एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो यहाँ पर 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से, 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त। 3 जो आरबीआई से होते हैं उसमें सबसे पहला होता है जिसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और ये होता है आरबीआई का गवर्नर। इसमें गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई का एक डेप्यूटी गवर्नर होता है जिसके पास मॉनेटरी पॉलिसी पोर्टफोलियो होता है। और तीसरा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही एक और मेंबर होता है, जरूरी नहीं डेप्यूटी गवर्नर हो, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है। तो 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने गए। इनकी जो नियुक्ति होती है ये 4 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है, ये 4 ईयर्स के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, 4 वर्षों के लिए। संजय मल्होत्रा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं 4 मेंबर, 3 मेंबर, इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कौन कौन से मेंबर, इनके नाम याद है, नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में सवाल बना सकते हैं। हाल में ही इनको नियुक्त किया गया है और जो पुराने 3 मेंबर थे उनको हटाया गया, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। ऐसे समझिए, रिसेंट एमपीसी मेंबर जो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं उनके नाम राम सिंह है, कहां से हैं, डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सुगाता भट्टाचार्य है, ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट एट एक्सिस बैंक। नागेश कुमार साहब, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। अभिषेक जी देखिए, 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी आती थी लेकिन उसमें सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते थे। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी पॉलिसी थी, आरबीआई उस पॉलिसी को तैयार करता था। वो इंटरनल आरबीआई का इंटरनल मैटर होता था। ठीक है, आरबीआई का इंटरनल मैटर होता था। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो राम सिंह, सुब्रता भट्टाचार्य और नागेश कुमार साहब, ये 3 मेंबर हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो एक साहब हो गए यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो कि गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब। बाकी 2 लोग और कौन से हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा है, एमपीसी का हिस्सा है, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब दिसंबर, अब जैसे कि आपको ये पता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लाती है वो 2 महीने की लाती है, ये बाई मंथली पॉलिसीज। इसका मतलब अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें एमपीसी के द्वारा जो रिव्यू लाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो कैसे लाया जाता है, तो आता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और मार्च, फरवरी मार्च। तो ये 6 पॉलिसी आती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ये 6 पॉलिसी आती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। आखिरी जो पॉलिसी अभी तक आई है वो 5वीं फिफ्थ बाई मंथली पॉलिसी थी और उस बाई मंथली पॉलिसी में जो बातें कही गई वो यहाँ पे लिखी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन्फ्लेशन फोरकास्ट को बढ़ा दिया गया था और ये कर दिया गया था 4.8%। ठीक है, कितना कर दिया गया था, 4.8%। सेंट्रल बैंक ने जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट बताया क्वार्टर 3 के लिए, क्वार्टर 4 के लिए वो 5.7 4.5 था और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए यहाँ पर बताया गया कि भाई 4.6 क्वार्टर 1 में रहेगी, 4.3 क्वार्टर 2 में, 4.0 है ना, इस तरह से जानकारी दी गई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट ओवरऑल 4.6 बताई गई है, क्वार्टर 1 में 4.3, क्वार्टर सेकंड में 4.0 विद रिस्क इवन बैलेंस्ड।
इसके अलावा जीडीपी फोरकास्ट जो बताया गया है उसे 7.2 से घटाकर 6.6 कर दिया गया था। ये दिसंबर मंथ में जो बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू है उसकी जानकारी आपके सामने रखी जा रही है। ठीक है, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आता है आपकी जिम्मेदारी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं वो तो पढ़ने ही हैं आपको, उसमें कोई बदलाव हो रहा है तो उसे ध्यान में रखना है, साथ साथ में इन्फ्लेशन फोरकास्ट और जीडीपी फोरकास्ट के बारे में अच्छे से दिमाग में पॉइंट्स को बैठा लेना है। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट कितना कर देगा 4.8%, दूसरी बात 2025-26 के लिए कितना किया 4.6%, अगली बात जीडीपी फोरकास्ट कितना किया 6.6% जो कि पहले 7.2 बताया गया था। आगे ठीक है, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी एक नीति है, इस पॉलिसी के अंदर कुछ टूल्स होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनकी मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है ना? तो वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है? तो दो प्रकार के टूल आते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स आते हैं, एक आता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्या आता है? क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल की जब भी बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। अब इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आपके एसएलआर, टीआरआर, रिफाइनेंस फैसिलिटी, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें आप रेपो के बारे में पढ़ते हैं, रेपो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, अब एसडीएफ आ गया है, एमएसएफ, बैंक रेट, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आपके जो टूल्स हैं वो कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं, कुछ पेनल्टी प्रोविजंस हो सकते हैं, ठीक है जी, मतलब क्रेडिट रैशनिंग हो सकती है। आपने सुना होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में कोई बैंक है अगर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बैड लोन्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस भी क्वालिटेटिव टूल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पढ़ रहे थे हमारे साथ अभी, आज के लिए अभी के लिए इस सेशन को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हैं, जितनी भी बातें पढ़ी हैं आपने, और अभी और भी बातें हैं जो बहुत ही विस्तारपूर्वक हमको देखनी है, पढ़नी है। मॉनेटरी पॉलिसी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा टॉपिक है और इसमें काफी कुछ पढ़ने वाली बात होती है। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए मैं सेशन को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और बाकी बाकी जो बातें हैं वो करेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आज की इस क्लास में आप लोगों ने पिछले एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, साथ साथ में मॉनेटरी पॉलिसी की बेसिक बातें पढ़ी आप लोगों ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्रेमवर्क क्या है, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मेंबर्स के बारे में और टूल्स के बारे में, ये सारी बातें आज की क्लास में देखिए। ठीक है, हाँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे डिस्क्रिप्टिव शेयर किए थे उनको मैं आज रात तक उसे एक बार देख लूंगा और देखने के बाद फिर मैं आपको कल सुबह तक रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।